हेलो दोस्तों। अभी हम ज्योग्राफी का एनसीईआरटी क्लास सिक्स ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। ये कौन सी क्लास का है? 6 का, क्लास 6 चैप्टर नंबर 1, वो भी हिस्ट्री, इतिहास का। ठीक है, आप इतिहास वाली बुक खोल लीजिए, इसको हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो हम चैप्टर नंबर 1 से, अध्याय 1 से स्टार्ट करेंगे। क्लास 6 हिस्ट्री एनसीईआरटी ज्योग्राफी। ओके, देखिए दोस्तों, इस चैप्टर का नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। इस वाली सीरीज में हम सारे एनसीईआरटी बुक्स को कंप्लीट करेंगे। पहले हम क्लास 6 की हिस्ट्री की एनसीईआरटी कवर करेंगे, देन उसके बाद में हम क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 और 12 वन बाई वन एक एक चैप्टर हम पढ़ते जाएंगे। तो हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, पहले चैप्टर से, अध्याय 1, क्या, कब, कहाँ और कैसे। ठीक है, इस चैप्टर में हमको ये जानना है क्या, कब, कहाँ और कैसे। रसीदा का सवाल। रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी, अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी 100 साल पहले। ठीक है, उसने कोई अखबार में खबर पढ़ी 100 साल पहले, तो वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। ठीक है, तो आप खुद सोचिए कि 100 साल पहले क्या हुआ, ये आप कैसे जान सकते हैं। हम इतिहास का अध्ययन क्यों करते हैं? इतिहास का अध्ययन करते हैं कि प्राचीन काल में, आज से 100 वर्ष पहले, 500 वर्ष पहले क्या हुआ था, ये हमको कहाँ से पता चलता है? इतिहास को पढ़ने से। ठीक, तो ये सब के लिए हमें क्या जानना होता है? इतिहास जानना होता है, हिस्ट्री। तो कैसे पता लगाएं? यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था। तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविजन देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। और हमसे कोई पूछे कि कल क्या हुआ था, कल के बारे में बात करें, तो कल के लिए हम रेडियो पे देख सकते हैं क्या न्यूज़ थी, टेलीविजन देख सकते हैं, टीवी में देख सकते हैं, अखबार पढ़ सकते हैं, कल का अखबार की क्या हुआ था। अगर कोई ये जानना चाहे कि पिछले साल क्या हुआ था, ये तो कल की बात हुई, कोई पूछना चाहे कि पिछले साल क्या हुआ था, तो तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। यानी हम ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हैं जिसे उस टाइम का याद हो कि 1 साल पहले क्या हुआ था। तो ऐसे करके आपको क्या पता चल जाएगा कि 1 साल पहले क्या हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब अतीत के बारे में, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था, बहुत पहले क्या हुआ था ये कैसे जाना जा सकता है? अब आज से 100 साल पहले कैसे हुआ था, तो इस तरह का तो कोई इंसान मिलेगा नहीं कि कोई बता दे हमें 100 साल पहले क्या हुआ था। तो अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं? अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। अतीत मतलब इतिहास, पुराना, जो बीत चुका है वो अतीत। तो अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसे लोग क्या खाते थे, अतीत में लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। आप खुद सोचिए बच्चों कि लोग पहले क्या खाते थे। ऐसा तो नहीं है कि जो आज खा रहे हैं लोग वो पहले ही खा रहे होंगे, उनका खान पान अलग होगा। उनके कपड़े जो पहनते थे वो आज जो पहनते हैं वो प्राचीन टाइम से अलग हैं। आप देखते होंगे कि हमारे जो दादा थे वो किस तरह के कपड़े पहनते थे, हमारे पिताजी कैसे कपड़े पहनते थे और आज हम कैसे कपड़े पहनते हैं। तो कपड़ों में क्या आया है? रहन सहन में बदलाव आया है, घरों में बदलाव आया है। प्राचीन समय में लोग क्या है, झोंपड़ियों में रहते थे, मिट्टी के घरों में रहते थे, और आज आप देखते हैं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में पक्के मकानों में लोग रहते हैं। तो रहन सहन में, खान पीन में, इन सब में क्या है, अंतर है। हम आखेटक मतलब क्या होता है? शिकारी, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, कृषकों मतलब किसान, शासकों, राजा जो शासक करते थे, व्यापारी, पुरोहित, पुरोहित मतलब पंडित, शिल्पकारों, शिल्पकारों मतलब जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, शिल्पकार, या फिर मूर्तियां बनाते हैं, कलाकार और संगीतकार, या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन कौन से खेल खेलते थे, कौन कौन सी कहानियां सुना करते थे, कौन कौन से नाटक देखा करते थे, या फिर कौन कौन से गीत गाते थे प्राचीन काल में। ये सब हम क्या कर सकते हैं? पता कर सकते हैं अतीत के बारे में। अब बात आती है यहाँ पे लोग कहाँ रहते थे। तो इसके लिए इसमें लिखा है मानचित्र 1 प्रश्न नंबर 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। नर्मदा नदी के बारे में पता लगाना है हमें। मानचित्र नंबर 1 पृष्ठ संख्या 2। तो देखिए, सबसे पहले हम नर्मदा नदी देखते हैं। तो देखिए, ये हमारा बुक आप खोल लिए होंगे हिस्ट्री वाली क्लास 6 की, उसमें देखिए आपकी बुक में यहाँ पे नर्मदा नदी आपको मिलेगी, ये वाली जो नदी। ये कौन सी नदी है बच्चों? नर्मदा नदी। ठीक है, ये सतपुड़ा और ताप्ती नदी जो पहाड़ वो है, सतपुड़ा और विंध्य की जो पहाड़ियां, इनके बीच में ये नर्मदा नदी बहती है और ये इधर होते हुए यहाँ गिरती है। ठीक है, नर्मदा नदी। तो ये जो नर्मदा नदी है इसकी स्थिति के बारे में हमें पता चल गया। अब हम आगे पढ़ते हैं। तो नर्मदा नदी पता चल गया,
कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रहे हैं। बहुत लाख साल पहले से, आपने देख रहे हैं यहाँ पे लाख वर्ष लिखा है, बहुत लाख वर्ष पहले से ही लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। देखो मैं आपको एक बेसिक सी चीज बताता हूँ। लोग, आप ये सोचिए कि प्राचीन समय में लोग कहाँ रहे होंगे, कहाँ रहना स्टार्ट करेंगे। आप खुद अगर प्राचीन समय में होते तो लोगों के लिए सबसे ज्यादा जो आवश्यक जरूरत चीज होती है वो क्या होती है? पानी, फिर भोजन। ठीक, पानी और भोजन ये दो आवश्यक चीजें हैं किसी भी इंसान को रहने के लिए। तो लोग कहाँ रहना स्टार्ट करेंगे? वहां पे रहेंगे। पुराने समय में आज के समय की तरह पानी की व्यवस्था नहीं थी, तो पुराने समय में क्या नदियां बहती थी, प्राचीन समय में नदियां रहती थी। तो लोग कहाँ रहना पसंद करते थे? जहां पे नदियां हो, क्योंकि नदियों के पास ही क्या होता था? पेड़ पौधे भी होते थे, जंगल होते थे, और वहीं पे जानवर भी पाए जाते थे। और आदि मानव जो था, पुराने समय के लोग जो थे, वो क्या करते थे? जानवरों का शिकार करके खाते थे। तो उन्हें नदियों के पास रहने से ये फायदा था कि उनकी सारी आवश्यकताओं की क्या हो जाती थी? पूर्ति हो जाती थी। तो जो प्राचीन सभ्यताएं या प्राचीन समय में जो लोग रहना स्टार्ट किए थे, वो कहाँ पे रहना स्टार्ट किए थे? वहां पे जहां पे पानी की अवेलेबिलिटी हो, यानी पानी अवेलेबल हो, यानी पानी की व्यवस्था हो। और पानी प्राचीन समय में कहाँ मिलता था? नदियों में। तो इसीलिए आप देखेंगे कि प्राचीन समय में जो लोगों ने रहना स्टार्ट किया, वो कहाँ पे रहना स्टार्ट किया? नदियों के किनारे। तो आपसे अगर कोई पूछे कि प्राचीन समय में लोग कहाँ रहते थे, तो आप बोलोगे सर नदियों के किनारे पे रहना स्टार्ट करते थे। तो इसीलिए हमने अभी नर्मदा नदी को देखा। तो लोग कई लाख वर्ष पहले से लोग इन नर्मदा नदी के तट पर, यानी इस नदी के तट पर रह रहे थे। और जगह भी रह रहे होंगे नदियों के तटों पर। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। संग्राहक, ये शब्द आपको समझ में आया? संग्राहक। तो बच्चों संग्राहक का मतलब होता है जो इकट्ठा करता है। संग्राहक मतलब इकट्ठा करने वाला। संग्रह, संग्रह मतलब इकट्ठा करना, और संग्राहक जो इकट्ठा करता है। तो संग्राहक क्या होते हैं? जो इकट्ठा करते थे। तो उन यहाँ रहने वाले जो लोग थे उनमें से कुछ क्या थे? कुशल। कुशल मतलब जो अच्छे संग्राहक थे, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से क्या थे? परिचित से। जो जंगलों की विशाल संपदा, संपदा मतलब वहां पे पेड़ पौधे, फल फूल, जानवर, ये सबसे क्या थे? परिचित से। और अपने भोजन के लिए भी जड़ों, फलों और जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से क्या करते थे? संग्रह किया करते थे। और वे जानवरों को क्या करते थे? शिकार करते थे। तो जानवरों का वे संग्राहक जो थे, शिकार भी करते थे, और जड़ों, फलों और जंगल के अन्य उत्पादों का यहाँ से क्या करते थे? संग्रह करते थे। तो आपको समझ में आया लोग कहाँ रहते थे? तो नदी के तट पे, नर्मदा नदी के तट पे। और वो क्या थे? कुशल संग्राहक थे, जानवरों का शिकार करते थे, और जो आप काम की चीजें थी जैसे फलों, पेड़ पौधे, जब फलों, भोजन, इन सब की क्या करते थे? वो संग्रह करते थे। अब आप देखिए कि उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर, आप यहाँ पे देखो, ये जो पहाड़ियां हैं ये पाकिस्तान में जाके इधर अपनी यहाँ से स्टार्ट होती हैं, ये जम्मू कश्मीर वाले इलाके से। और ये है अपना सुलेमान, सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां। ये कहाँ पे हैं बच्चों? अभी पाकिस्तान के। ठीक, तो आप देखोगे कि उत्तर पश्चिम आपने कहाँ देखा? ये तो क्या हो गया? अभी आपको दिशाओं का ज्ञान बताता हूं मैं। देखो ये जो होता है ऊपर की साइड, ये कौन सी दिशा होती है दोस्तों? उत्तर दिशा होती है। और हमेशा ये नीचे वाली दिशा कौन सी होती है बच्चों? दक्षिण होती है। और आप उत्तर की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना, और आपका जो दायां हाथ होगा वो किस दिशा में होगा बच्चों? पूरब। और ये वाला जो दिशा होगी ये होगी आपकी पश्चिम। ठीक है बच्चों, तो आपको दिशाओं का ज्ञान हो गया। ऊपर की दिशा उत्तर, ये नीचे उत्तर के जस्ट अपोजिट दक्षिण। उत्तर की तरफ मुंह करके अगर हम खड़े होते हैं तो हमारा दायां हाथ जो होगा वो पूरब की दिशा में इशारा करेगा, और बायां हाथ पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम का मतलब कौन सी दिशा होगी? ये वाली। तो यही तो है उत्तर पश्चिम। अगर इसमें देखोगे आप भारत के नक्शे में, तो ये उत्तर हो गया, ये पश्चिम, मतलब ये वाली दिशा। तो यहाँ पे देखिए आप, किरथर और सुलेमान की क्या है? पहाड़ियां हैं। ये वाली जो पहाड़ियां हैं यहाँ पे। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व, लाखों वर्ष पूर्व तो कहां पे थे? नर्मदा। लेकिन अब हजारों में आ गए। 8000 वर्ष पूर्व स्त्री और पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। तो आप गेहूं और जौ के बारे में तो जानते होंगे ना? दो फसलें होती हैं हमारे यहाँ, राजस्थान में भी होती हैं, गेहूं और जौ। उत्तर प्रदेश इन जगह पे पाई जाती है गेहूं और जौ। गेहूं से तो हम आटा बनाते हैं, जौ का भी आटा और बहुत जगह काम आता है जौ। तो गेहूं और जौ की जो फसल है वो सबसे पहले कहाँ पे उपजाया था? किरथर और सुलेमान की जो पहाड़ियां थी उनके पास में जो क्षेत्र थे उसमें। और कितने वर्ष पूर्व? 8000 वर्ष पूर्व। ठीक है बच्चों। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। यहां से क्या हुआ? पशुपालन। आप देख रहे हो यहाँ पे पशुपालन के भी साक्ष्य मिले, यानी पशुपालन भी स्टार्ट हुआ है। किसको पाला है? भेड़ को, बकरी को और गाय बैल। गाय बैल किस में काम आएंगे? खेती में। भेड़ बकरी किस में काम आएंगे? ऊन मिलेगी, उनसे दूध मिलेगा, और मांस के लिए भी खाते थे वो लोग उनको।
तो भेड़ बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को क्या किया, पालतू बनाना स्टार्ट किया। ये लोग गांव में रहते थे, अभी इन लोगों ने क्या किया, गांव में रहना स्टार्ट किया। क्योंकि क्या होगा कि जब कोई इंसान, ये हमारी नदी है, ठीक है, ये देखिए आप नदी है, यहाँ पे आप रह रहे हो, ठीक है, यहाँ पे आप रहना स्टार्ट करते हैं लोग। तो जब यहाँ पे लोग स्टार्ट करेंगे रहना, और उनको अगर एक पहले तो लोग क्या करते थे, आंखें टकते, पहला जो आदमी था वो क्या था, शिकार के लिए इधर उधर भटकता रहता था। लेकिन अगर उनको एक जगह पे रहना है तो रहने के लिए उनको सारी चीजें चाहिए, गेहूं चाहिए, ये सब चाहिए। तो वो क्या करेंगे, फिर पशुपालन और खेती करना स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे वो पशुपालन और खेती करेंगे तो उनको यहाँ पे अगर एक जगह रहना है तो क्या करेंगे, वो घर बनाएंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, वो घर बना लेंगे। और जब घर बनाएंगे और जब बहुत सारे लोग आपस में घर बना के एक जगह रहने लगेंगे तो फिर वहां पे क्या बन जाएगा, गांव बन जाएगा। इस तरह से यहाँ पे लोगों ने क्या, गांव बना लिया, गांव में रहना स्टार्ट कर दिया, एक समाज बन गया एक तरह से। उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। तो आपने किरथर सुलेमान देख लिया, नर्मदा नदी देख ली। अब आप देखो बच्चों, उत्तर पूर्व में गारो, उत्तर पूर्व किधर होगा बच्चों, आपको पता है ना, अगर ये हमारा उत्तर है, इधर की साइड नॉर्थ है, ये साउथ है, ये हमारा ईस्ट है और ये हमारा वेस्ट है, तो ये क्या होगा बच्चों, इधर उत्तर पूर्व। तो उत्तर पूर्व में गारो पहाड़ियां, तो ये देखो यहाँ पे आप अपनी बुक में देखो, ये क्या है, गारो पहाड़ियां। तो उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियां, ये क्या है हमारी, विंध्य पहाड़ियां। देखो यहाँ पे आप देख रहे हो मध्य भारत, भारत के बीचों बीच मध्य प्रदेश के आसपास का एरिया जो है, राजस्थान के आसपास का एरिया, यहाँ पे क्या है, विंध्य पहाड़ियां। ये और इनके पास में क्या है, नर्मदा नदी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको विंध्य पहाड़ियां देखनी है और गारो पहाड़ियां ये देखनी है आपने। मध्य भारत और विंध्य पहाड़ियों पर बताओ, ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहां कृषि का विकास हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, कृषि का विकास हुआ। इन दोनों क्षेत्रों पे क्या हुआ बच्चों, कृषि का विकास हुआ, ठीक है। यहाँ क्या हुआ, कृषि का विकास, जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया। और कृषि में क्या उपजाया गया, यहाँ पे चावल, ठीक है। तो चावल कहाँ उपजाया गया, गारो पहाड़ियां और विंध्य पहाड़ियों के क्षेत्र में। और गेहूं कहाँ उपजाया गया था, किरथर और सुलेमान वाली में, गेहूं और जौ, ठीक है। और पशुपालन भी यहीं पे हुआ था, यहाँ पे क्या हुआ, पशुपालन। ये स्थान विंध्य के उत्तर में, तो विंध्य का उत्तर मतलब ये वाला एरिया, यहाँ पे क्या है, विंध्य का उत्तर, ये वाला एरिया, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, मानचित्र पर सिंधु, अब हमें मानचित्र पर क्या पता लगाना है, सिंधु और इसकी सहायक नदियों का पता लगाना है। मानचित्र पर सिंधु और इसकी सहायक नदियां। अब सहायक नदियां किन्हें कहते हैं, आपके समझ में ये शब्द आपको समझ में आया, सहायक नदियां, ये आपको पढ़ने में मिला, सहायक नदी। तो सहायक नदी क्या होती है, सहायक मतलब जो सहायता करती है। जैसे कि ये नदी बह रही है, ठीक है। अब इसमें कोई और एक नदी यहाँ से आके ऐसे मिल जाती है, ठीक है। और यहाँ पे आके कोई एक और नदी इसमें आके मिल जाती है और ये ऐसे करके बहने लग जाती है। तो ये जो नदी इसमें आके मिल रही है, ये नदियां क्या कहलाएंगी बच्चों, इस बड़ी वाली जो नदी है इसकी क्या कहलाएंगी, सहायक नदी। तो ये तो हो गई हमारी मुख्य नदी जो हमारी बह रही है, मान लो नर्मदा है, और इसमें जो आके ये नदियां आके मिल जाती हैं, अपना पानी डाल देती हैं इसमें और एक बड़ी धारा बन जाती है। तो ये जो नदियां होती हैं छोटी छोटी, ये क्या कहलाती हैं बच्चों, सहायक नदियां कहलाती हैं। तो सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में जाके क्या होती हैं, मिल जाती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। तो हमें क्या, सिंधु नदी देखनी है अभी, हमें क्या देखनी है बच्चों, सिंधु नदी मानचित्र पे। तो देखो बच्चों, सिंधु नदी कहाँ पे है आपकी, ये रही, ये रही, ये इधर से आते हुए यहाँ से ऐसे ऐसे करके इधर से आते हुए ये सिंधु नदी, सॉरी सिंधु नदी ऐसे, ये सिंधु नदी हमारी मेन है। ये सिंधु नदी ये पाकिस्तान में बहती है और यहाँ पे गिर जाती है। और हमारे भारत में इसका केवल 20% हम इसका जल यूज करते हैं। सिंधु नदी समझौता आप आगे पढ़ोगे बड़ी क्लासों में। तो इसमें क्या है कि झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, सतलज नदी, ब्यास नदी, ये सब इसकी क्या है बच्चों, सहायक नदियां हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं इरेज करता हूँ आपको, ये देखो, ये ब्यास नदी, सतलज नदी, रावी नदी, चेनाब नदी और झेलम नदी, इस सिंधु नदी की क्या है, सहायक नदियां, ठीक है। ये सहायक नदियां हैं। तो यहाँ पे इसमें बताया गया है, इसमें कह रहा है कि जो ये जो नदी थी उनके किनारे लगभग 4700 वर्ष पूर्व, जो किरथर सुलेमान था उसमें 8000 वर्ष पूर्व की बात हुई थी, अब हम और नजदीक आ गए, 4700 वर्ष पूर्व। तो 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे अब क्या बसने लग गए, नगर बसने लग गए। लेकिन वहां पे किरथर सुलेमान में क्या थे, गांव थे, अभी नगर हो गए, नगर सभ्यता आ गई नगर बसने लग गए और फले फूले हैं, ठीक है। नदियों के किनारे फले फूले हैं। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास कितने वर्ष पूरे हुआ है, 2500। अब यानी कि जो गंगा है और इसकी जो सहायक नदी है, गंगा नदी ये रही हमारी, गंगा नदी ऐसे करके बहती हुई जाती है। ये जो गंगा नदी है इसके किनारे जो शहर बसे हैं वो 2500 वर्ष पूरे। देखो नर्मदा पे कब हुए,
लाखों वर्ष पूर्व, ठीक है, नर्मदा पर लाखों वर्ष पूर्व, कीर्तन सुलेमान पे 8000 वर्ष पूर्व, ठीक है। यहाँ पे गारो पहाड़ी और विंध्य पहाड़ियों में 4700 वर्ष पूर्व। और नजदीक आ गए हमारे सिंधु नदी। सिंधु नदी पे कब थे हमारे, यहाँ पे सिंधु नदी पे कब थे, देखो सिंधु नदी पे 4700 वर्ष पूर्व। अच्छा ठीक है, इसमें तो 8000 ही था, उत्तर गारो में 8000, सॉरी यहाँ पे इसको मिटा दीजिए, उत्तर गारो में क्या था, इसको हटाइए, यहाँ नहीं, यहाँ पे सिंधु नदी पे कब था आपका 4700 वर्ष पूर्व। सिंधु नदी पे यहाँ पे क्या था बच्चों 4700 वर्ष। और गंगा नदी पे कब था 2500 वर्ष पूर्व। यहाँ पे शहर आ गए, नगर बसने लग गए, ठीक है बच्चों। अब गंगा और इसकी सहायक नदी सोन नदी का पता लगाओ। तो देखो बच्चों, गंगा तो आपने देख ली ना, ये गंगा है, और इसकी सहायक नदी ये आके यहाँ से मिल रही है सोन नदी। ये क्या है बच्चों, सोन नदी। ये आपने पता लगा लिया, गंगा और सहायक नदी सोन नदी। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता है। आपने नाम सुना होगा मगध, और हिस्ट्री में आप पढ़ोगे इतिहास में मगध क्या था, ठीक है। तो मगध के नाम से जाना जाता था ये जो गंगा के, जैसे ये गंगा बह रही है तो इसके जो दक्षिण का क्षेत्र था गंगा नदी का, इसको बोलते थे मगध। शक्तिशाली राज्य था ये, बाद में आपको पता चलेगा। वर्तमान में इसको क्या बोलते हैं, बिहार बोलते हैं। बिहार में, वर्तमान में ये बिहार में है। तो बिहार वाला जो एरिया है गंगा नदी के दक्षिण वाला, उस क्षेत्र को क्या बोला जाता था बच्चों, मगध बोला जाता था। ये शासक बहुत शक्तिशाली थे और इन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया, और देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना हुई। अब आप सोचिए, ये गंगा नदी बह रही है, और गंगा नदी वाला जो इलाका है ना, गंगा नदी जहाँ होके बहती है, वहां पे क्या होता है, गेहूं की, वहां की जो जमीन है वो बहुत उपजाऊ है। ये आप क्या पढ़ोगे उसमें, भूगोल में पढ़ोगे कि ये जो गंगा का मैदान है ये बहुत उपजाऊ है। यहाँ पे क्या खेती बहुत अच्छी होती थी। आप सोचिए, जहाँ पे उपजाऊ जमीन होगी, खेती अच्छी होगी, तो वहां की जो प्रजा है वो क्या होगी, बहुत ज्यादा समृद्ध होगी। शासकों को क्या होगा, कर जो होगा, टैक्स जो होगा वो बहुत अच्छा मिलेगा। तो इस तरह से क्या होगा, एक विशाल शक्तिशाली राज्यों की क्या होगी, स्थापना होगी। इसलिए मगध क्या था, एक विशाल शक्तिशाली राज्य बन गया था, क्योंकि यहाँ की जमीन उपजाऊ थी। आप अगर कोई भी देश के इतिहास के बारे में जानना है, या फिर आपको कोई भी देश की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के बारे में जानना है, या वहाँ के लोगों का रहन सहन जानना है, तो आपको वहाँ की जो ज्योग्राफी है, आपको जो वहाँ का भूगोल है वो पता होना चाहिए। क्योंकि भूगोल एक, ज्योग्राफी एक ऐसी चीज है जिसको आप बदल नहीं सकते। वो आपको क्या है, प्राकृतिक मिलता है। जैसे हिमालय है उत्तर में, तो हिमालय है उत्तर में, उसको आप दक्षिण में नहीं ला सकते, उसकी एक अपनी स्थिति है। तो उसके हिसाब से वहाँ की जो जलवायु है, वहाँ का जो रहन सहन है, वहाँ का जो खेती है, वो सब क्या है, प्रभावित होती है। राजस्थान में मरुस्थल है, दक्षिण पश्चिम साइड में तो मरुस्थल है, उसको आप बदल नहीं सकते। प्राकृतिक वर्षा से वहाँ पे कम, प्राकृतिक जो वर्षा है वो कम होती है, तो वहाँ मरुस्थल बन गया। अब आप वहाँ पे कितना भी कुछ भी कर लीजिए, वो मरुस्थल ही रहेगा। तो उससे क्या होगा कि वहाँ पे खेती नहीं हो सकती, तो उससे क्या वो एरिया बहुत इफेक्ट होता है। वहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत कम रहते हैं, पश्चिमी राजस्थान में जो जनसंख्या घनत्व बहुत कम है। अब वही एरिया अगर आप बिहार में बात करोगे, यूपी वाले एरिया में बात करोगे, जहाँ पे गंगा नदी का मैदान है, वहाँ पे खेती बहुत होती है, तो वहाँ पे सघन जनसंख्या पाई जाती है। तो जनसंख्या कहाँ रहना पसंद करती है, जहाँ पे उसके लिए जो आवश्यक चीजें हैं, भोजन, रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब की क्या है, प्राप्ति हो सके। ठीक, तो जहाँ, इसलिए लोग क्या है कि अगर आपको कहीं का इतिहास पढ़ना है, अर्थव्यवस्था पढ़नी है, तो आप उस एरिया की ज्योग्राफी, भूगोल के बारे में जानिए। ठीक, अब देखिए बच्चों, तो इसलिए मगध क्या था, एक शक्तिशाली शासक, राज्य की स्थापना हो गई। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक क्या की, यात्रा की। लोगों ने हमेशा क्या किया है, जो उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। देखो भारत जो है उसको क्या बोला गया है, उपमहाद्वीप बोला गया है। तो उपमहाद्वीप क्यों बोला गया ये बताते हैं, इसमें पढ़िए आप इसको। मानचित्र एक दक्षिण एशिया, आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, और अफगानिस्तान, ईरान, चीन और म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। अब देखो आप यहाँ पे देखो, इसको मैं पूरे को मिटा देता हूँ बच्चों, ठीक है, तभी आपको ये थोड़ा समझ में आएगा। देखो अभी आपको सब कुछ समझ में आएगा, इधर से इसको, ठीक, देखो बच्चे, यहाँ पे हल्की सी सीमा हमारी किसके साथ लगती है बच्चों, ये ज्योग्राफी में मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये लगती है अफगानिस्तान के साथ। ये वाला जो एरिया है ये क्या है बच्चों, पाकिस्तान। ठीक है, यहाँ तक आपको दिख समझ में आ गया। ठीक, यहाँ पे कुछ एरिया किसके साथ लगता है हमारा, चीन। ठीक, उसके बाद में क्या आता है आपका, नेपाल। यहाँ पे ये नेपाल, और यहाँ पे क्या लग जाता है आपका, तिब्बत वाला या चीन वाला एरिया है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे क्या है बच्चों, भूटान।
फिर यहाँ पे भी चाइना है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे जो एरिया लगता है ये लगता है म्यांमार, और ये जो एरिया है ये क्या है बच्चों, बांग्लादेश। और नीचे की साइड में यहाँ पे आपका क्या है ये बच्चों, श्रीलंका। ठीक, तो ये सब क्या है, हमारे पड़ोसी देश हैं। ये सब क्या है, हमारे पड़ोसी देश हैं। तो इसमें यही कहा गया है कि देखो दक्षिण एशिया, ठीक है। अब देखो आपको पता है ना मानचित्र में कि हमारा यहाँ पे एशिया है, तो एशिया का जो ये नीचे का एरिया ये क्या है, दक्षिण एशिया। तो दक्षिण एशिया में जिसमें कि आधुनिक भारत आ गया, पाकिस्तान हमारा क्या आ गया, पश्चिम में आ गया, बांग्लादेश आपने देखा, नेपाल देखा, भूटान देखा और श्रीलंका, और अफगानिस्तान भी आ गया, ईरान, चीन, म्यांमार, ये सब पड़ोसी देश हैं। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता और बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों और पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्राय उपमहाद्वीप कहा जाता है। देखो जो हमारा भारत है यहाँ पे क्या है, एक हिमालय है, आपने देखा होगा यहाँ हिमालय की रेंज है, यहाँ हिमालय है कि नहीं, यहाँ पे हिमालय है, यहीं पे तिब्बत का पठार है, ठीक है। तो ये जो एशिया है उसी का ये इधर का जो पार्ट है, हमारा पूरा जो एशिया है उसमें यहाँ पे जो पार्ट है ये दक्षिण एशिया है। दक्षिण एशिया में सारे देश आते हैं, चीन बीन ये सब। ये इस जाले जो एशिया है इससे क्या है, पठारों पर्वतों से क्या है, अलग है। और यहाँ पे क्या है, बंगाल की खाड़ी, सॉरी यहाँ पे अरब सागर है, ये आप देख रहे हो यहाँ अरब सागर है, और यहाँ क्या है, बंगाल की खाड़ी है। तो इस तरह से ये क्या है, एक उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। इसको क्या बोला गया, एक उपमहाद्वीप बोला गया। ये महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता और एशिया से बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ी और पर्वतों से बटे होने के कारण इसे क्या बोला गया है बच्चों, उपमहाद्वीप। इसलिए हम बोलते भी हैं कभी कभी भारतीय उपमहाद्वीप, ठीक है, उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। तो लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की यात्रा की है। लोगों ने यात्रा की है, चीन से यात्री आए हैं या ईरान से आए हैं। लोग एक एरिया से दूसरे एरिया में पहले क्या करते थे, यात्रा करते थे। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, पहाड़ी, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा कैसी होती थी, जोखिम भरी होती थी। यात्रा कैसी होती थी बच्चों, जोखिम भरी होती थी, क्योंकि पहले लोग हवाई जहाज, रेल इस सबसे तो जाते नहीं थे। पानी के जहाज की का भी जो खोज हुई, वो आविष्कार हुआ बहुत लेट हुआ। तो उससे पहले तो लोग पैदल यात्रा करते थे। तो पैदल यात्रा करते थे, उन्हें पहाड़ मिलते थे, पर्वत मिलते थे, रेगिस्तान मिलते थे, नदियों से जाना पड़ता था। तो यात्रा कैसी होती थी, जोखिम भरी, ठीक है, यानी खतरा होता था। फिर भी यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी, फिर भी लोग यात्रा करते थे। अतः कभी लोग काम की तलाश में, तो लोग पहले यात्रा क्यों करते थे। तो आपसे क्वेश्चन आएगा कि यात्रा करते क्यों थे, जब यात्रा इतनी जोखिम भरी थी तो यात्रा करते क्यों थे। तो यात्रा कोई क्यों करता है, ऑब्वियस सी बात है, लोग क्या है, काम की तलाश में, काम की तलाश में, ठीक है, रोजगार की तलाश में। अभी भी लोग यात्रा करते हैं, शहरों से, गाँव से शहर जाते हैं। तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान, कभी मान लो कि लोग यहाँ रह रहे हैं, यहाँ पे बाढ़ आ गई, ये पूरा एरिया नष्ट हो गया, तो लोग क्या करेंगे, दूसरी जगह पे जाके घर बना लेंगे। तो ये भी क्या करते थे, यात्रा हो गई। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करने के लिए यात्रा करती थी। कभी कभी सेना क्या करती थी, यात्रा करती थी। आपने अलेक्जेंडर का नाम सुना होगा, सिकंदर का, उसकी सेना ने यात्रा की। तो सेना क्यों यात्रा करती थी, लोग क्यों यात्रा करते थे, विजय करने के लिए, दूसरे एरिया को जीतने के लिए। इसके अतिरिक्त व्यापारी, व्यापारी क्यों यात्रा करते थे, व्यापार के लिए। व्यापारी क्यों यात्रा करेंगे, व्यापार के लिए। कहीं कोई मान लो यहाँ पे कोई सस्ती चीज मिल रही है, उसको यहाँ खरीदेंगे और यहाँ पे आके बेच देंगे। तो व्यापारी कभी काफले में तो कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देने के लिए एक गांव से दूसरे गांव, एक कस्बे से दूसरे गांव जाते थे। धार्मिक गुरु मतलब जैसे कि जो धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, वो लोग क्यों यात्रा करते थे, मान लो यहाँ पे प्रचार कर दिया, अब दूसरे एरिया में जाके प्रचार करेंगे, तो वो धार्मिक यात्राएं करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में, कुछ लोगों को मान लो कि ये पूरी पृथ्वी है, अब इसमें यहाँ लोग रह रहे हैं, यहाँ लोग रह रहे हैं, यहाँ लोग रह रहे हैं, कुछ यहाँ रह रहे हैं जिन जो पूरी इस पृथ्वी से अलग है, तो वो लोग क्या करेंगे, इनको खोजने के लिए, पता लगाने के लिए कि यहाँ लोग हैं या नहीं, यहाँ पे जीवन है या नहीं, तो वो यात्रा करते थे, जो खोज करने वाले थे। तो इस सब से क्या करते थे, लोग यात्रा करते थे। इन यात्राओं से क्या हुआ कि एक दूसरे के विचारों को समझने का, जानने का क्या अवसर मिला लोगों को, ठीक है। तो आपको समझ आया यात्रा क्यों करते थे लोग, ठीक है बच्चों। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं, आप बताओ, आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं, आज क्यों यात्राएं करते हैं। आज भी वही काम की तलाश में, धर्म यात्रा में, व्यापारी भी करते हैं। तो आज भी ज्यादातर मतलब तरीके बदल गए हैं, लेकिन यात्रा तो लोग इसीलिए करते हैं, घूमने के लिए भी करते हैं लोग। अब एक बार फिर से मानचित्र 1 को देखो। पहाड़ी, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। देखो आपको पता है कि इस तरह का हमारा, मैं अच्छा समझ मैप नहीं बना पाऊंगा, ठीक है। देखो इस तरह का हमारा भारत है, ठीक है, ये थोड़ा सा गलत ही बन गया, दोबारा बनाते हैं। देखो ये दोबारा से
देखो बच्चों, यूं करके, यूं करके, यूं करके, यूं और यूं करके, यूं। ठीक है, आप मान लीजिए इस तरह का हमारा भारत है। ठीक है, इस तरह सपोज का यहाँ पे क्या है, आपका हिमालय है, पर्वत है, हिमालय पर्वत। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या है, अरब सागर है। ठीक है बच्चों, ये हमारा अरब सागर। यहाँ पे क्या है, आपका बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, बे ऑफ बंगाल जिसे बोलते हैं। ठीक है, बंगाल की खाड़ी है। यहाँ पे हमारा प्रायद्वीपीय पठार है। ठीक, तो पहाड़ियां, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा बन गई। देखो, ये हमने थोड़ी ना बनाई है, ये समुद्र आ गया इधर, यहाँ पे हिमालय पर्वत आ गया, तो इस तरह से प्राकृतिक सीमाएं बन गई हैं इस उपमहाद्वीप की। यहाँ पे तिब्बत का पठार भी है हिमालय के उधर। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना क्या आसान नहीं था, लोगों के लिए इन प्राकृतिक सीमाओं को पार करना आसान नहीं था, लेकिन जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके, लेकिन फिर भी लोगों ने इन सीमाओं को पार किया। आज तो हिमालय को भी लोग चढ़ जाते हैं, आपने देखा होगा माउंट एवरेस्ट को भी फतेह कर लिया है लोगों ने। माउंट एवरेस्ट कितना ऊंचा है, उसको भी चढ़ जाते हैं। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके, गहरे समुद्रों को पार कर सके, समुद्रों को भी पार किया, नाव बना के लोगों ने नाव का आविष्कार किया। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। उपमहाद्वीप के बाहर से भी लोगों ने कुछ यहाँ पे यात्राएं की और यहीं पे आके वो क्या बसना स्टार्ट हो गया, यहीं आके लोग बस गए। और लोगों के इस आवागमन ने हमारी जो सांस्कृतिक परंपरा है, जो सांस्कृतिक विरासत है, हमारी परंपराएं हैं, उसको क्या किया है, समृद्ध किया है। उसको क्या किया है, और समृद्ध किया है, रिच किया है। ठीक है, कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे को विचारों को अपनाते रहे हैं। ठीक है, अब हम आते हैं बच्चों देश का नाम। हमारे देश का नाम क्या है बताओ बच्चों, हमारे देश का नाम है भारत। ठीक, और भारत, और क्या बोला जाता है हमारे देश को, इंडिया। और क्या बोला जाता है, इंडिया। ठीक है, और तो अभी अब इसके बारे में जानेंगे कि ये देश का नाम हमारा भारत इंडिया कैसे पड़ा। देखो, अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया और भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द किससे निकला है, इंडस। आपसे कोई पूछे इंडिया नाम कैसे पड़ा, तो आप कहोगे कि जो इंडिया नाम है वो किस शब्द से निकला है, इंडस, जिसे संस्कृत में क्या कहा जाता था, कहा जाता है सिंधु। संस्कृत में कहा जाता है बच्चों सिंधु। तो आपने पता था अभी थोड़ी देर पहले आपने सिंधु नदी पढ़ी थी, तो इंडस को संस्कृत में क्या बोला जाता है, सिंधु। अपने एटलस में ईरान और यूनान, इधर आप देखोगे जो हमारा भारत का नक्शा है, यहाँ अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के ऊपर ही यहाँ पे जो अफगानिस्तान है इसके ऊपर यहाँ हमारा भारत है, यहाँ पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है यहाँ पे, इसके इधर ईरान और यूनान है। तो जो ईरानी और यूनानी जो इधर से आए हमारे भारत में, इन लोगों ने क्या किया, सिंधु नदी को पार किया, सिंधु नदी को देखा, तो इन्होंने सिंधु को क्या बोला, हिंदोस बोला। सिंधु को क्या बोला इन लोगों ने, ईरानी और यूनानियों ने, हिंदोस, अथवा क्या बोला, इंदोस। तो ये भाई भाषा का अंतर तो था ही, वो हिंदोस और इंदोस बोलते थे। तो उन्होंने जो सिंधु नदी थी उसको हिंदोस और इंदोस बोला, और इसके जो इधर यहाँ लोग रहते थे पूरब में, सिंधु नदी का ये हो गया पश्चिम वाला क्षेत्र, ये पूरब, तो इन लोगों ने इस क्षेत्र को क्या बोला, पूरब वाले क्षेत्र को बोल दिया इंडिया। तो क्या बोला बच्चों, इंडिया। इंदोस से क्या आया, इंडिया। इस नदी के पूरब में स्थित भूमि प्रदेश को क्या बोला गया, इंडिया बोला गया। और भरत नाम, भारत कैसे आया, तो भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। जो हमारा उत्तर पश्चिम था, उत्तर पश्चिम मतलब यही वाला क्षेत्र इधर, ये हमारा आपको पता है ना, ये उत्तर पश्चिम कैसे बनेगा, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया हमारा वेस्ट, ये हो गया साउथ, और ये हो गया ईस्ट। तो उत्तर पश्चिम में जो यहाँ पे लोग रहते थे, पाकिस्तान वाला एरिया हो गया। पहले ये अलग अलग नहीं था, अभी आपकी बाउंड्री, आपकी सीमाएं अभी डिसाइड हुई है, लेकिन पहले तो एक ही था। इधर जो लोग रहते थे उन लोगों के लिए भरत का नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। यहाँ जो लोग रहते थे उनके समूह के लिए क्या नाम किया जाता था, भरत। ठीक है, ये भरत राजा की कहानी है, भरत राजा के नाम पे भी पड़ा, ऐसा बोलते हैं लोग। तो इस तरह के लोगों के समूह क्या किया जाता था, भरत कहा जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में मिलता है। तो कहाँ पे मिलता है भरत नाम का उल्लेख, ऋग्वेद में। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। बाद में इसी का प्रयोग हमारे देश के लिए होने लगा। तो आपसे कोई पूछे हमारे देश का नाम भारत क्यों पड़ा, तो आप कहोगे कि जो उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों का समूह था उसको भरत कहा जाता था, भरत नाम का प्रयोग किया जाता था उनके लिए। और इस भरत शब्द का जो उल्लेख है वो हमारे ऋग्वेद में भी मिलता है, इसलिए बाद में इसका प्रयोग हमारे भारत देश के लिए किया जाने लगा। और इंडिया इसलिए पड़ा कि जो ईरान और यूनान से आने वाले लोग थे उन्होंने सिंधु को हिंदोस बोला अथवा इंडोस बोला, और इस नदी के जो पूरब में रहने वाले भूमि प्रदेश था उसको उन्होंने इंडिया कहा। तो आपको इस तरह से हमारे देश का नाम पता चला कैसे पड़ा बच्चों। अब देखो अतीत के बारे में जानते हैं।
हम कैसे जानते हैं, अब हम ये पता कैसे चलता है अतीत के बारे में, अतीत मतलब प्राचीन काल यानी इतिहास के बारे में। तो अतीत की जानकारी हमें कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। कोई आपसे पूछेगा कि आपको कैसे पता लगा कि 8000 वर्ष पहले वहां पे खेती की थी उन्होंने किरतर सुलेमान में, कैसे पता चला कि यहाँ पे जो गारो पहाड़ियां हैं, विंध्य है, यहाँ पे खेती हुई, यहाँ पे पशुपालन हुआ, यहाँ पे चावल पैदा हुआ। तो ये पता कैसे चलता है इतिहास के बारे में, तो इसको प्राप्त करने का एक तरीका अतीत में लिखी गई जो पुस्तक है उनको ढूंढो और पढ़ो। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण इन्हें पांडुलिपि कहते हैं। तो आपसे कोई पूछे पांडुलिपि क्या होता है, तो आपसे कहोगे जो हाथ से लिखी हुई जो पुस्तक हैं उन्हीं को कहा जाता है पांडुलिपि। ठीक है, पांडुलिपि। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मैनू, जिसका अर्थ है हाथ से निकला है। यानी कि बच्चों जो हम हाथ से लिखते हैं बुक, जो पुरानी प्राचीन पुस्तकें जो हाथ से लिखी हुई हैं उनको बोला जाता है पांडुलिपि। और पांडुलिपि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट, इसमें मैनू जो शब्द है इसका मतलब है हाथ और स्क्रिप्ट मतलब लिखावट, लिखना। तो मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब हाथ से जो निकला है। ठीक है, ये पांडुलिपियां प्राय ताड़पत्रों, तो पहले क्या था, क्या आपको लगता है कि पहले जो पुस्तकें लिखी जाती थी प्राचीन समय में वो पेपर पे कागज पे लिखी जाती थी? कागज की खोज तो बहुत बाद में हुई है। तो पहले जो पांडुलिपियां थी वो ताड़पत्र, ताड़पत्र मतलब जो ताड़ का एक वृक्ष होता है उसकी जो खाल है उसको निकाल लीजिए, उस पे क्या करेंगे आप, उन पे क्या करेंगे आप, क्या लिखेंगे, कुछ भी जो लिखावट करेंगे वो क्या कहलाएगा, ताड़पत्र, ताड़पत्रों पे। और हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नाम पेड़ की छाल से, भुर्ज नाम के जो पेड़ है हिमालय क्षेत्र में उसकी छाल से विशेष तरीके से तैयार करके भोजपत्र पर लिखी मिलती है। इनको क्या बोला जाता है, भोजपत्र। तो आपको 3-4 शब्द यहाँ पे मिले, एक तो ताड़ के वृक्ष का, एक भुर्ज, भुर्ज नामक पेड़ है जो कहाँ मिलता है, हिमालय में, उसकी छाल पे, और उनको क्या बोला जाता था, भोजपत्र, भोजपत्र। तांडुलिपि, तांडुपत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ, ये आप देख रहे हो, ये इस तरह से लिखावट होती है, इसको बोला जाता था पांडुलिपि या ताड़पत्र। ठीक है, यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। ये देख रहे हो आप, 1000 वर्ष पहले। आज तो जो बुक हैं आप उन पर लिखोगे तो वो खराब हो जाता है, लेकिन ये 1000 वर्ष पहले लिखी गई है। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर, ताड़ जो वृक्ष होता है उसके पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। किताब अगर बनानी है तो जो बहुत सारे पत्ते ले लीजिए आप, उन पे लिखते जाइए, फिर दूसरा पत्ता लीजिए और उनको एक साथ बांध दीजिए, तो वो क्या बन जाएगा, जैसे आज बाइंडिंग करते हैं किताब की, तो वो क्या हो जाएगा, एक किताब बन जाएगी। और जो भुर्ज पेड़ की छाल है उससे बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो भुर्ज कहाँ है, हिमालय में मिलता था भुर्ज जो पेड़ है। ठीक है, अब आप देखो, तो ये आपको समझ में आया, आपको यहाँ पे पता चला ताड़पत्र क्या है। ठीक है, भुर्ज जो पेड़ था, भुर्ज जो कहाँ हिमालय में मिलता था, उसी से क्या बने, आपके भोजपत्र बने जिन पे लिखावट की गई, और इन्हीं को क्या बोला जाता था, पांडुलिपि बोला जाता था। और इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता था, मेनू स्क्रिप्ट। बच्चों क्या बोला जाता था, मेनू स्क्रिप्ट, जिसमें मेनू का अर्थ क्या होता है, हाथ से लिखावट। ठीक है, हाथ से लिखना। अब देखो इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को तो कीड़ों ने खा लिया, लेकिन कुछ नष्ट कर दी गई, लेकिन फिर भी कई ऐसी पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। प्राय ये पांडुलिपियां कहाँ मिलती हैं, मंदिरों में और बिहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताएं, व्यवहार, राजाओं के जीवन, औषधि और विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की क्या मिलती है, चर्चा मिलती है इन पुस्तकों में। ठीक है, तो इन पुस्तकों में आजकल ये पुस्तक कहाँ मिलती है, ज्यादातर मंदिरों में मिलेंगी या बिहारों में, जो प्राचीन मंदिर और बिहार, बिहार मतलब यहाँ पे जो प्राचीन जो लोग थे जो धर्म यात्राएं करते थे, जो यहाँ पे रुकते थे, तो वहाँ पे जो मठ टाइप के या बिहार टाइप के मतलब रहने के लिए जो घर बनाते थे, प्राचीन मतलब प्राकृतिक जो आवास बनाते थे, उनको बिहार बोला जाता था। तो उनमें मिलती हैं आजकल ये पुस्तकें। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताएं, व्यवहार, राजाओं के जीवन, औषधियां, विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की क्या है, चर्चा मिलती है। ठीक है दोस्तों, इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं और नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल भाषा में। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। देखो महाकाव्य मतलब जो बड़े बड़े महान काव्य लिखे गए हैं, कविताएं लिखी गई, नाटक, तो ये जो किस भाषा में लिखे गए हैं, ये ज्यादातर संस्कृत में लिखे गए हैं। ठीक है, इनमें से कुछ संस्कृत में लिखे गए हैं, जबकि कुछ किस में लिखे गए हैं, प्राकृत में, प्राकृत भाषा और तमिल भाषा। देखो प्राकृत जो भाषा थी वो आम लोगों की भाषा थी, जो आम लोग जनता जो यूज करती थी प्राचीन समय में, वो कौन सी भाषा यूज करती थी, प्राकृत। संस्कृत जो भाषा थी वो पंडितों की, या फिर आप कहोगे पुरोहितों की, या फिर जो ज्ञानी जो लोग थे उनकी जो भाषा थी, एक तरह से वो पंडित यूज करते थे संस्कृत भाषा का प्रयोग। ठीक है,
ये प्राकृत और तमिल भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे, प्राकृत भाषा का। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। अभिलेख, अब हमें एक नया शब्द जानने को मिला, अभिलेख, इसके बारे में जानते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते हैं। आपने देखा होगा जैसे कोई पत्थर है, उस पर छेनी हथौड़ा से काट काट के कुछ लिखावट कर दी जाती है, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है बच्चों? अभिलेख। उसको क्या बोला जाता है? अभिलेख, ठीक है। तो अभी एक नया शब्द मिल गया आपको, अभिलेख। तो अभिलेख से भी आपको इतिहास के बारे में पता चलता है। तो ये ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी जो शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इसी तरह उत्कीर्ण करवाते थे, मतलब लिखवाते थे, ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उनका पालन कर सकें। तो आपने कहीं अभिलेख देखा है? आपने कहीं देखा है अभिलेख? कहाँ पे कहीं ऐसा लिखा हुआ आपके गाँव में या कुछ? तो आप इस कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजा रानी सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए। जैसे कोई राजा है, मान लो ये राजा था, इसने इस क्षेत्र पे लड़ाई की और इस क्षेत्र को जीत लिया, तो उस खुशी में वो अपना इतिहास में नाम रहे अमर, इसके लिए वो क्या करते हैं? पत्थरों पे इसकी विजय के बारे में लिखवाएंगे। तो विजय स्तंभ हो गए एक तरह से। इस तरह के क्या होते हैं? अभिलेख। जो भी है उसने मान लो धार्मिक कार्य किया, कुआं बनवाए जैसे अशोक में बनवाए थे, तो वो क्या करते हैं? अपने अभिलेख, मतलब अपने कामों को याद रखें लोग, उनके कामों को, तो इसलिए क्या करते हैं? पत्थरों पे अपना कार्यों का विवरण लिखवाते हैं। उसी को क्या बोला जाता है? अभिलेख। उदाहरण के लिए प्राय जो पुराने शासक थे वो लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। तो क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के लिए क्या लाभ थे और ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाई? आप बताइए, इससे क्या लाभ है? अगर आप पत्थर पे लिखवाते तो लाभ क्या है और कठिनाइयां क्या क्या आएंगी? तो आप कह सकते हो ना बच्चों, लाभ तो ये है कि वो मिटेगा नहीं आसानी से, खराब नहीं होगा, ठीक है ना, और जन्म जन्मांतर तक वो एक तरह से चलता रहेगा और इतिहास वाले लोगों को उससे पढ़ने में जानकारी मिलेगी। कठिनाइयां ये है कि पत्थर पे लिखना इतना आसान नहीं होता, उसमें बहुत टाइम लगता है और बहुत मुश्किलों से वो पत्थर पे लिखावट हो पाती है और उतनी साफ क्लियर कट नहीं हो पाती, ठीक है। अब ये जो आप अभिलेख देख रहे हैं, ये भी एक अभिलेख है, आप देख रहे हो इसमें भी लिखावट है। तो ये क्या है? 2250 साल पुराना है। आप देखो, अगर 2250 साल पुरानी आप पुस्तक होती तो वो तो खराब हो जाती ना, लेकिन ये अभिलेख अभी भी देखिए आप कुछ देख पाएंगे। ये अभिलेख जो है अफगानिस्तान के कांधार से प्राप्त हुआ है। ये अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण कर गया था। तो आप देख रहे हो जो अशोक था, जो भारत का शासक था, अशोक, ठीक है ना, ये शासक के जो आदेश पर ये उत्कीर्ण करवाया गया अभिलेख, ये अफगानिस्तान से मिला है। तो आप कह सकते हो ना एक तरह से कि अशोक का शासन अफगानिस्तान तक था। इस तरह से ये प्रमाण होता है ना। तो इसी से पता चलता है कि हमारे जैसे राजाओं का शासन कहाँ तक था। तो वहां पे अगर अभिलेख मिल रहा है तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि उसका शासन कहाँ तक रहा होगा? अफगानिस्तान के कांधार तक था। तो ये फायदे हैं इन अभिलेखों के, ठीक है। इस शासक के विषय में आप कक्षा अध्याय 8 में पढ़ोगे। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। देखो, लिखने का जो तरीका है वो क्या होता है? लिपि। लिपि के लिए लिखने का जो एक तरह से भाषा, लिपि, सबसे पहले लिपि जरूरत है। जैसे ये शब्द है आ, हिंदी में ये देवनागरी लिपि है। जो हमारी हिंदी भाषा की जो लिपि है वो कौन सी है? देवनागरी। आपने सुना भी होगा। देवनागरी लिपि में ए इसको बोलते हैं। तो लोग जिसको ये जानता होगा कि इसका मतलब आ है तो वो इसको पढ़ पाएगा। तो यही क्या होता है? लिपि होती है। तो लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं। लिपियां जो क्या है, किससे बनी होती है बच्चों? अक्षरों से और संकेतों से, ठीक है। जैसे रोमन भाषा है, रोमन भाषा में ये रोमन भाषा की लिपि है, उसमें एक को ऐसे बोलते हैं, जबकि हमारी गणित में इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं, ठीक है। और हिंदी में एक को ऐसे लिखते हैं और इंग्लिश में वन को ऐसे लिखते हैं। तो ये क्या लिपि है? रोमन भाषा में दो को ऐसे लिखते हैं, हमारे यहाँ दो को गणित में ऐसे लिखते हैं। तो ये क्या एक तरह से लिपि है, आप जान पा रहे हो। जो इन लिपियों का ज्ञान रखता है वो उसको पढ़ सकता है, और जो जिसको इस लिपि के बारे में नहीं पढ़ा है तो वो उस भाषा को नहीं पढ़ पाएगा। जैसे तमिल में कुछ और होती है, उर्दू में आपने देखा होगा कुछ और होता है, ठीक है ना। कुछ ऐसे भी गणित में, इंग्लिश में जो 7 होता है वो ऐसे लिखा जाता है उर्दू में, हिंदी में जो पुराने समय में लोग यूज करते थे, ठीक है। तो ये इस तरह की भाषाओं की क्या है? लिपि है बच्चों, ठीक है। ये भी होता है 6। तो ये क्या लिपियां हैं उर्दू में या हिंदी में, जो पुराने समय पे लोग लिखते थे। वो आप आजकल आपने घरों में देखा होगा, वो पुराने समय के जो लोग हैं वो अभी भी इस भाषा का यूज करते हैं गणित में। तो ये लिपियां जो होती हैं संकेतों और अक्षरों से बनी होती हैं। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब एक भाषा का प्रयोग करते हैं। जब हम बोलेंगे, जब लिपि को हम बोलेंगे तब भाषा का प्रयोग करेंगे। लिखने के लिए लिपि का प्रयोग करते हैं, ठीक है। हम ये अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी और अरामोइक नामक 2 भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में, ये किसमें है? यूनानी में और अरामोइक, ठीक है। तो आपको समझ में आया अभी इतिहास की जानकारी कैसे मिल रही है आपको?
वेदों से, ऋग्वेदों से, ग्रंथों से, अभिलेखों से, ताड़पत्रों से, भोजपत्रों से, अभिलेखों से, इन सबसे क्या आपको प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त कई अन्य वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। अब एक नया शब्द आ गया आपके सामने बच्चों, पुरातत्वविद। पुरातत्वविद, तो पुरातत्वविद मतलब जो पुरानी वस्तुओं का अध्ययन करता है वो क्या कहलाता है, पुरातत्वविद। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों और मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन और खुदाई करते हैं। भाई औजार, पर पत्थर, ये सब, ये सिक्के, ये कहाँ मिलते हैं, खुदाई में मिलते हैं ना। अभी देखोगे अभी कहीं कहीं होता है कि कहीं खुदाई की और वहां पे कुछ मिल गया, तो ये क्या करते हैं, पुरातत्वविद खुदाई करते रहते हैं, जिससे इनको प्राचीन जो आपके आभूषण हैं, सिक्के हैं, ये सब मिलते रहे और इनसे क्या वहां पुराने समय के बारे में जानकारी ले सकें। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर की, पकी मिट्टी और कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर और जल्दी नष्ट ना होने वाले, क्योंकि ये धातु है, क्या जल्दी से नष्ट नहीं होती ना। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों और मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। ये सब क्या ढूंढते रहते हैं कि जानवरों और चिड़िया जो होती है, पक्षी और मछलियों की हड्डियां ढूंढते रहते हैं। ठीक है बच्चों, उनसे यह जानने में मदद मिलती है कि प्राचीन काल में लोग अतीत में क्या खाते थे, क्या करते थे। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ में आ गया। अब देखो, वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में आपको क्या बचे हुए मिलते हैं। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? आप सोचो, कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे क्या? आप जानते हैं ना, कपड़ों में तो क्या कीड़े लग जाते हैं, खा जाते हैं, तो मिलने के चांसेस कम रहते हैं कपड़ों के अवशेष। फिर भी अगर वो मान लो कहीं किसी सोने, लोहे के संदूक में या किसी धातु के संदूक में बंद है तो शायद मिल सकते हैं। ठीक, पांडुलिपि, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। स्रोत, तो इन्हें बोलेंगे इतिहास के स्रोत। तो इतिहास के स्रोत क्या क्या हो गए आपके, ताड़पत्र हो गए आपके, भोजपत्र हो गए आपके, पांडुलिपि हो गई आपकी, अभिलेख हो गए आपके, और उसके साथ साथ में आपके खुदाई में मिले हुए औजार हो गए आपके, सिक्के हो गए आपके, और क्या हो गए बच्चों बताओ, आभूषण हो गए, मिट्टी के बर्तन हो गए। ये सब क्या हो गए, जानवरों और चिड़ियों मछलियों की क्या हो गई, अस्थियां या फिर हड्डियां हो गई। ये सब क्या है, स्रोत है, इतिहास के स्रोत है। तो इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो इतिहास का अध्ययन करते हैं। अब आप बोलोगे इतिहासकार, एक नया शब्द आ गया, इतिहासकार। तो इतिहासकार कौन होते हैं, जो इतिहास का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है। अगर हमें स्रोत मिल गए कि कहाँ से पढ़ना है तो फिर इतिहास को पढ़ने में बहुत रोचक हो जाता है, अच्छा लगता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार और पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह है जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग जासूस सुराग के रूप में करते हैं। अतीत एक या अनेक, अभी हम इसको जानते हैं, इसका मतलब क्या है, अतीत एक या अनेक। ठीक, तो आपने देखा होगा जो इस पुस्तक का नाम है, जो आपकी पुस्तक है क्लास 6 की, जो हिस्ट्री की, इतिहास की पुस्तक है, उसका चैप्टर, उसका नाम क्या है, हमारे अतीत। हमारा अतीत नहीं, हमारे अतीत। तो इसलिए वो कहना चाह रहा है कि अतीत एक या अनेक। यहां अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है, हमारे अतीत, तो बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य को और ध्यान दिलाने के लिए किया जाता है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने हैं। मतलब अलग अलग लोगों के लिए इतिहास के लिए क्या है, अलग अलग मायने। जैसे कि पशुपालक, कृषकों का जीवन राजाओं और रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से अलग था। जैसे यहाँ पे कृषक पशुपालन रह रहे हैं, ये आम जनता है, और यहीं पे अगर एक राजा रह रहा है और रानी रह रही है, तो इनका जीवन, इन दोनों का जीवन अलग अलग होगा। तो इनका अतीत अलग है, इनका अतीत अलग है। यहीं पे अगर व्यापारी रह रहे हैं तो व्यापारी वर्ग का अतीत अलग है, और यहाँ पे अगर शिल्पकार है, कोई मजदूर वर्ग रह रहा है, तो उसका अतीत अलग है। इसलिए सबके अतीत अलग अलग हैं। तो इसलिए क्या किया गया है, हमारे अतीत, हम सब लोगों के अतीत कहा गया है, हमारा अतीत नहीं, हमारे अतीत। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का क्या करते थे, पालन करते थे। आज भी आप देखोगे अलग स्टेट में, जैसे राजस्थान है, वहां पे अलग त्योहार होते हैं, अलग रीति रिवाज है, अलग लोगों का व्यवहार है। आप
अगर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो वहाँ पे थोड़े अलग त्यौहार होंगे। आप तमिलनाडु में बात करेंगे तो वहाँ अलग त्यौहार है। हिमाचल में बात करेंगे तो वहाँ पे अलग त्यौहार मनाए जाते हैं। अगर उत्तर पूर्वी राज्यों की बात करेंगे, असम की बात करेंगे तो वहाँ पे अलग त्यौहार है, अलग भाषा है। तो ये क्या अपने अपने अलग अलग रीति रिवाज है। उदाहरण के लिए आज अगर अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछली पकड़ कर करते हैं, शिकार करके और फल फूल के द्वारा। अभी भी जो आप देखोगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वहाँ पे लोग क्या करते हैं, अभी भी वहां पे शिकार करके खाना खाते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर हैं, जबकि शहरों में रहने वाले लोग कहाँ अपना जो भोजन है उसके लिए किस पे निर्भर है, किसानों पर निर्भर है, दूसरे लोगों पर भी निर्भर है। ठीक है, इस तरह भेद अतीत में भी थे। इस तरह के जो डिफरेंसेज हैं, भेद हैं, वो अतीत में भी विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों और उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक और पशुपालक जैसे आम आदमी कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। ये एक इंपॉर्टेंट अंतर हो जाता है। जो राजा लोग थे, शासक जो लोग थे, वो तो क्या थे, पैसे वाले थे, अमीर थे, तो वो क्या करते थे, अपनी जो विजय होती थी, अपने जो मेन काम होते थे, उनका क्या लेखा जोखा रख पाते थे। ठीक है, लेकिन जो कृषक और जो नॉर्मल आपके जो किसान हैं, पशुपालक हैं, गरीब मजदूर वर्ग है, तो इनका तो कोई इतिहास नहीं मिलता ज्यादा, क्योंकि इनका कोई लेखा जोखा नहीं था, ये अपना लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है, इसलिए इनका जो इतिहास में ज्यादा वर्णन इनका नहीं है, कृषक और इनका, राजाओं का तो है, लेकिन इनका बारे में अगर जानना है तो इनके बारे में हम किससे जान पाएंगे, पुरातत्व से, यानी कि जो लोग खुदाई करते हैं उनकी वजह से हम इनके बारे में जान पाएंगे। हालांकि इनके बारे में अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है। तिथियों का महत्व, अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का मतलब होता है कि ईसा मसीह के जन्म 2000 वर्ष के बाद से है। जैसे अभी जो ईयर चल रही है वो कौन सी है बच्चों, 2022। तो 2022 का मतलब ये है कि हमें ये कहीं से तो लिया गया होगा ना डिफरेंस। हम बोल रहे हैं 4000 वर्ष पहले, तो आप कहोगे अभी तो 2022 चल रही है, 4000 वर्ष पहले कैसे लिख पाओगे, कैसे समझ पाओगे। तो बच्चों इसका मतलब ये होता है कि जो जीरो है, जीरो जो वर्ष है, जीरो वाली जो वर्ष है जहां से स्टार्ट हुआ है, वो कहां से स्टार्ट हुआ है, ईसा मसीह का जन्म। तो जो ईसा मसीह का जो जन्म है वो किस वाली वर्ष से हुआ, जीरो वर्ष से, यानी कि यहाँ से पहले एक वर्ष स्टार्ट होती है, और यहाँ से हम आगे जाते जाएंगे तब जैसे ये जीरो वर्ष हो गई, यहाँ से जब इधर चलोगे तब आपको 2022 हो गई। और ईसा मसीह से पूर्व, ईसा मसीह से पूर्व, अब जैसे 4000 वर्ष है तो मतलब 4000 वर्ष पूर्व, तो इस तरह से फिर उसके लिए क्या यूज किया जाता है, ईसा पूर्व। आपने पढ़ा होगा ना, कहीं कहीं लिखा रहता है ईसा पूर्व, जिसे हम कहें 2000 ईसा पूर्व, 2000 वर्ष ईसा पूर्व। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, इसका मतलब यह है कि ईसा मसीह के जन्म से 2000 वर्ष पहले, तब वो होगा 2000 वर्ष ईसा पूर्व। आपसे मैं कहूँ 4000 वर्ष ईसा पूर्व, तो 4000 वर्ष ईसा पूर्व का मतलब क्या होगा बच्चों, ईसा मसीह के जन्म से 4000 वर्ष पहले। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। तो जो बीच का प्रारंभिक बिंदु है ये कौन सा है, ईसा मसीह का जन्म, इसको बोला गया जीरो वर्ष वाला। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। इसी में ये देखो, ये इतिहास और इतिहास में लिखा है अंग्रेजी में बीसी, इसी को जो ईसा पूर्व है ना, जो आपका ईसा पूर्व होता है, ईसा पूर्व, इसी को बोला गया है बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट। तो बीसी इसी को बोला जाता है बीसी, आपने बुकों में पढ़ा हुआ, बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व। ठीक है, ये आपको समझ गया। और एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, एनो डोमिनी, इसका मतलब होता है ईसा के बाद। ठीक है, ईसा मसीह के जन्म के बाद। ये आपको समझ में आ गया बच्चों। अब देखो, ये देखो लिपियां हैं, ये सब ये लिपियां हैं। ठीक है, ये सब लिपियों में लिखा गया है। इसका मतलब क्या है, ये लोगों ने जानने की कोशिश की, इसका मतलब पी है, टी है, ये ओ है, ये एल है, ये एम है, ये सब जानने की कोशिश की, ये लिपियां हैं। ये सब आप पढ़ लेना, मिस्र विस्र के बारे में लिखा है बच्चों, आपके काम की चीजें। अब देखो नर्मदा घाटी, क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं। नर्मदा घाटी, इसका बताओ आप, इधर आपको मिलान करना है। मगध, मगध क्या था, एक बड़ा राज्य था, तो मगध का हो जाएगा पहला बड़ा राज्य। ठीक है, आरंभिक कृषि, आरंभिक कृषि, ठीक है, ये कहां पे हुई, ठीक है, आरंभिक कृषि। और 2500 वर्ष पूर्व के नगर, 2500 वर्ष पूर्व के नगर कहाँ पे आएंगे बच्चों, सिंधु और इसकी सॉरी इसको हटाई दीजिए, ये गलत हो गया। ठीक है, ये आएगा यहाँ पे, इसका आंसर आएगा यहाँ पे, गंगा घाटी। अरे एक मिनट, गंगा घाटी से लगभग 2500 वर्ष पे। ठीक, अब आरंभिक कृषि कहाँ पे हुई, नर्मदा घाटी या फिर गारो पहाड़ियाँ,
सिंधु और सहायक नदी। ठीक, अब आपको ये मिलान करना है किस किस का। जैसे आरंभिक कृषि कहाँ पे हुई, सबसे पहले कृषि का प्रारंभ कहाँ हुआ। ठीक है, आप बताओ आरंभिक कृषि कहाँ पे हुई, सिंधु और इसकी सहायक नदियां। आरंभिक कृषि गारो पहाड़ियां। ठीक, गारो पहाड़ियां। प्रथम नगर कहाँ पे बसे, प्रथम नगर कहाँ पे बसे और आरंभिक कृषि, ये आप इसमें देखिए, आपको यहाँ पे समझ में आएगा बच्चों। ये हमने यहाँ पढ़ा था ना। ठीक, देखो यहाँ पे हाँ, सिंधु और इसकी सहायक नदी के क्या है, आरंभिक नगर, ये लिखा है इसमें। तो प्रारंभिक नंबर का नगर कहाँ पे, सिंधु और इसकी सहायक नदी। और आरंभिक कृषि, कृषि कृषि कहाँ पे हुई सबसे पहले, तो गारो और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों पर, ये ऐसे कुछ है कृषि का विकास हुआ। और लेकिन सुलेमान और कृथर में भी हुआ है, तो लेकिन विंध्य गारो पहाड़ियां, तो गारो पहाड़ियां में आ जाएगा आपका कृषि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, क्योंकि वहां सुलेमान कृथर तो दिया नहीं है, तो आरंभिक कृषि कहाँ आ जाएगा, गारो पहाड़ियों में। ठीक, सिंधु और इसकी सहायक नदियों में क्या हो जाएंगे, प्रथम नगर। ठीक है, यहां तक आप नर्मदा घाटी, यहाँ पे आखेट और संग्रहण। तरह से नर्मदा घाटी में क्या है, आखेट और संग्रहण, आपने पढ़ा था ना ये। देखो बच्चों, नर्मदा घाटी, यहाँ आप जानोगे, ये रहा नर्मदा घाटी। यहाँ पे क्या होता था, आखेट और संग्राहक। यहाँ पे आपने पढ़ा था ना, संग्राहक कहाँ थे, नर्मदा घाटी। तो ये आपको पहला क्वेश्चन हो गया, मिलान कर लिया आपने। पांडुलिपि और अभिलेखों में अंतर, तो आपको पता है ना पांडुलिपि कैसे हुआ था, ताड़पत्रों पे हाथ से लिखा जाता था। ठीक है, भोज जो हिमालय में मिलता है उनको भोजपत्र कहते थे, उन पे लिखावट की जाती थी। और अभिलेख किस पे किया जाता था, कठोर पत्थर पे लिखावट की जाती थी, उत्कीर्ण किया जाता था। ठीक है, इनमें ये प्रमुख अंतर हो गया। यहाँ तक आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ठीक है, और उसके बाद में ये तो कोई खास क्वेश्चन नहीं है, इनको आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे हमारा पहला चैप्टर होता है बच्चों खत्म। अगले चैप्टर को हम अगले वाले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आप धीरे धीरे बच्चों हम ऐसे ही पढ़ते जाएंगे एक चैप्टर को, और आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएंगी और आप खुद से आंसर लिख पाओगे, कि आपकी सोच डेवलप होगी। ठीक है बच्चों, तब तक के आप तो मिलते हैं अगले वीडियो में।